हेलो बच्चों, अर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 12th में चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। और इस चैप्टर में आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा है जिसपे बाकी टॉपिक बेस्ड होते हैं यानी कि कूलॉम्स लॉ। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पे डिस्कस करेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। और यहाँ से आपका ये जो टॉपिक है इस पे आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना है और इसी पे आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इसके बाद जो भी हमारे टॉपिक आएंगे दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, सारे जो टॉपिक होंगे इसी से ही शुरुआत होती है। इसलिए टॉपिक समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कूलॉम्स लॉ है क्या। तो आइए समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं बात करूं किसी बेसिक चार्ज पार्टिकल की, तो आपको पता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में उसका एक खुद का एक फील्ड होता है। जैसे मैंने आपके सामने चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में इसका एक फील्ड है जहां तक इसका इफेक्ट होगा। अब अगर इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ, सपोज अगर कोई चार्ज है इसकी फील्ड के बाउंड्री में है या फिर इसके अंदर है, या वो क्यू नॉट यहाँ ले सकते हैं या क्यू वन क्यू टू मान सकते हैं। तो अब क्या होगा कि दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज के फील्ड के अंदर है, तो यहाँ पे एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, इसको एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील होगा। तो ये जो हमारा कूलॉम्स का लॉ है ये इसी पे बेस्ड है कि जब भी दो यानी कि मिनिमम टू या मोर देन टू चार्जेस एक दूसरे के रेंज में यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे फॉर्म होगा। इसी के बारे में इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैग्नीट्यूड बताया कि कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। यही हमारा इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम लोग इसको सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है और कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे या फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको ये मान के चलना होगा कि अगर हमारे पास मिनिमम देखिए टू चार्जेस होंगे, सपोज फर्स्ट चार्ज हमारा है Q1, तो इसके सराउंडिंग में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में मैंने क्या किया, एक दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा है जिसका वैल्यू है Q2। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों जो चार्जेस हैं हमारे एक दूसरे के रेंज में होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगी, तो सपोज ये मैं डिस्टेंस यहाँ पे मान लेता हूँ लेट आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। तो अब इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो आपका किन के ऊपर या किन बातों पर डिपेंड करेगा, आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स जितना हमारा लार्ज चार्ज होगा यानी चार्ज होगा यानी कि अमाउंट में ज़्यादा होगा, उतना ही हमारा जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है ये आपका डिस्टेंस के भी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो भी कैसे, स्क्वायर की। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डिस्टेंस का जो होगा उसका स्क्वायर करके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, नॉट डायरेक्शन, बट अभी हम डायरेक्शन को कैलकुलेट करके देखेंगे। तो जब मैं मैग्नीट्यूड की यहाँ बात करूँगा तो आपको ध्यान देना है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा पहला दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दो बातों पे डिपेंड करेगा फिलहाल। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं प्रोपोर्शनल को यहाँ पे हटाऊँ तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा K, कैपिटल के मान लेते हैं फिलहाल अभी इसको, और बाकी यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान समझनी है। अगर मैं बात करूँ ये जो कैपिटल के इसका क्या नाम होगा, तो आप कहेंगे ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद ये आया है। तो यहाँ पे ये है हमारा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ओके। अब इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लेकिन किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये हमारे मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के बीच में हमारा जो मीडियम था वो कौन सा मीडियम है, ये सारी बातों पर डिपेंड करता है।
तो आइए, अगर ये मीडियम पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे मुझे मानना पड़ेगा कि यहाँ पे मीडियम कौन सा है। तो देखिए, जनरल केस में हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे दोनों चार्जेस हैं उनके बीच में एयर यहाँ पे फिल की गई है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एयर। अगर यहाँ पे हम फॉर एयर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पर्टिकुलर एयर के केस में हमारा जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था उसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0। ये हमारा एक कांस्टेंट होगा, या फिर इसका पूरा का पूरा जो वैल्यू है 1/4πε0 का, इसको आप लिख सकते हैं कि 9 × 10⁹ और यहाँ पे के का जो यूनिट होगा वो आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये हमारा क्या। अब यहाँ पे एक चीज बात आ रही है कि यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है। देखिए, एप्सिलॉन नॉट भी हमारा एक कांस्टेंट है जिसका नाम है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि हमारा ये भी कांस्टेंट है जिसका यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे हम। तो ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है इसकी, यानी कि इसका नेम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये क्योंकि कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 × 10⁻⁻12 एंड यूनिट क्या होगा, कूलॉम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझना बहुत ज़रूरी है जब हमारा यहाँ पे एयर फिल होगा। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट करता हूँ तो देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है फॉर एयर के लिए वो आपको अभी यहाँ पे मिल जाएगा। या तो आप 1/4πε0 पुट करिए, और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो रिमेनिंग यहाँ पे था वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो 1/4πε0 और बाकी में क्या था, Q1 Q2/r²। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और अगर स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ SI सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे अभी रखिएगा, ये एयर की तो बात हो रही है, लेकिन स्पेशली ये सिस्टम हमारा कौन सा SI सिस्टम की बात हो रही है, उसमें हम फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। या फिर अगर आपको मालूम है कि 1/4πε0 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 9 × 10⁹ तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला और हो सकता है कि F = 9 × 10⁹ अगेन Q1 Q2/r²। तो ये हमारा जो कूलॉम्स लॉ का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, ये पर्टिकुलर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये SI सिस्टम में है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इतना होने के बाद मैंने अभी क्या बताया कि SI सिस्टम को ही यहाँ पे हम अभी लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारा मीडियम क्या था, एयर। अब यहाँ पे हम आइए समझ लेते हैं, अगर एयर ना हो करके कोई अदर मीडियम हुआ, यानी कि मीडियम अदर देन एयर। तो अगर हमारा यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है वो आपका एयर या फिर वैक्यूम के अलावा समथिंग अदर है, तो वहाँ पे आप याद रखिएगा कि अभी जो आपके कांस्टेंट की वैल्यू यूज कर रहे थे, यानी कि या तो आप लिख रहे थे 1/4πε0 या फिर आप लिख रहे थे 9 × 10⁹ तो आपको याद रखना है कि इसमें हमको 1/εr का मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ, 1/εr। अब यहाँ पे एप्सिलॉन आर ये भी आपको समझ लेना है कि ये मीडियम के लिए ही यूज होता है, इसलिए इसका नाम है कि रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको याद करके चलना है, जब मीडियम यहाँ पे दिया होगा उस समय हम इसका यूज करेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं कह रहा है तो हमको सीधे मान के चलना है कि हमारा जो मीडियम है वो कैसा है, वो हमारा एयर या फ्री स्पेस है। तो आइए इस तरीके से हमको यहाँ पे समझ लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे मीडियम की बात करूंगा तो देखिए फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो स्पेशली आप देखेंगे 1/4πε0 और εr का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा यहाँ पे करना पड़ेगा और Q1 Q2/r²। तो ये हमारा समथिंग आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और अभी भी हम SI सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, तो यूनिट हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, न्यूटन। तो ये हमारा SI कंप्लीट सिस्टम में, यानी कि SI सिस्टम में मैंने आपको बताया कि अगर एयर मीडियम होगा तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे कोई अदर मीडियम होगा तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे। लेकिन आइए इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि कई बार अगर हमको SI सिस्टम नहीं देता है, CGS सिस्टम की बात करते हैं, तो उस समय हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे उसके बारे में आइए हम यहाँ पे जान लेते हैं। अब आइए अगर यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेशली अगर हम CGS सिस्टम की यहाँ पे देखिए बात करेंगे, तो जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था उसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 होती है। आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस की दोनों में क्या डिफरेंस है। SI सिस्टम में 1/4πε0 होगा, जबकि CGS सिस्टम में क्या होगा, देखिए 1 होगा। अगर 1 होगा तो हमारा जो फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा, एयर के लिए भी बात हो रही है, तो एयर के लिए के की वैल्यू 1 पुट करेंगे अगर आप, तो Q1 Q2/r² यहाँ पे बचेगा। ये हमारा जो होगा ये कहाँ पे है, स्पेशली हम बात करें एयर मीडियम के लिए है। देखिए CGS सिस्टम की बात हो रही है, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, देखिए फोर्स का यूनिट था डाइन, तो यहाँ पे डाइन यूज करेंगे।
और अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा किसी मीडियम की, सपोज मीडियम अब भी यहाँ पे फिल है, बस मैं सीजीएस पे ही काउंट कर रहा हूँ, तो आपको मालूम है कि पहले की तरह यहाँ पे क्या होगा 1/एप्सिलॉन r से हम डिवाइड कर देंगे, और बाकी सब यहाँ पे चीज़ें सेम रहेंगी, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये अभी भी हमारा यूनिट देखिए क्या होगा, यूनिट हमारा अभी भी होगा डाइन। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि हाँ हमारा जो भी होगा ये कंप्लीट कूलॉम्स लॉ से हम कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ये यहाँ पे आपको सीखने को मिला। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि हाँ हम कूलॉम्स लॉ क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी टू चार्जेस के बीच में जो आपस में एक दूसरे के रेंज में होते हैं वहाँ पे कितना फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, और उसके अलावा हम डायरेक्शन भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे हम कूलॉम्स लॉ में फोर्स का मैंने मैग्नीट्यूड आपको निकालना सिखाया। अब ये देख लेते हैं कि जो हमारा कूलॉम्स लॉ है ये इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहला क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, वो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो लिमिटेशन होती है जिसका आपको बहुत सावधानी से ध्यान रखना चाहिए वो ये होता है कि कूलॉम्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर एक्सटेंडेड चार्ज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि पॉइंट चार्जेस हमारा जो होता है इसके बारे में आपको अच्छे से पता है कि एनी चार्ज्ड बॉडीज whose dimensions are very small as compared to the distance between them, then the charges on charge bodies are called point charges। यानी कि आपका जो भी चार्ज होगा उसका डायमेंशन बहुत ही छोटा होना चाहिए इन कंपेरिजन टू लेंथ, उसको हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पे कूलॉम्स लॉ याद रखिएगा कि हमेशा क्या होता है पॉइंट चार्जेस पे ही यहाँ पे काम करता है, ट्रू होता है, अदरवाइज एक्सटेंडेड चार्जेस पे ये ट्रू नहीं होता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अब इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे लिमिटेशन है वो भी आप देख लीजिए, इसमें आपको समझना है कि इट इज़ ट्रू फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस एंड स्मॉल डिस्टेंसेस। मतलब ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस के लिए भी वैलिड है और बहुत ही लार्ज डिस्टेंस के लिए भी वैलिड है, लेकिन उससे एक लिमिटेशन है। सबसे पहले ध्यान देना कि बट इट इज़ नॉट ट्रू, ओके, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। ये इतनी डिस्टेंस से कम नहीं होना चाहिए, और एंड फॉर द डिस्टेंसेस मोर देन 10⁻15 मीटर, और इसको 10⁻15 मीटर से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे लिमिटेशन पढ़ते हैं। इसमें हमको याद रखना है कि इट इज़ ट्रू ओनली फॉर द चार्जेस एट रेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कूलॉम्स लॉ होगा वो याद रखिएगा कि आपका हमेशा क्या होना चाहिए कि आपका हमेशा चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। अगर चार्ज रेस्ट में है तब जाकर के कूलॉम्स लॉ हमारा वैलिड है, अदरवाइज इट इज़ नॉट ट्रू फॉर मूविंग चार्जेस। ये हमारा मूविंग चार्ज पे काम नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अभी तक आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं ये मैंने आपको कूलॉम्स लॉ में हम कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं ये सारी बातें मैंने आपको सिखाई हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, हाँ कैसे हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यहाँ पे आपको एसआई सिस्टम में, सीजे सिस्टम में हमको यूज़ करना है, और उसके बाद हमने आपको बताया कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, इस पे भी विशेष ध्यान देना। अब आइए देखते हैं कि अगर हमको, क्योंकि फोर्स हम फाइंड करने जा रहे हैं तो फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी होती है। आइए अब देखते हैं कि अगर हमको यहाँ पे इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है तो हम कैसे इसको समझते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो आइए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वेक्टर के फॉर्म में कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो देखिए कैसे समझना है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट चार्ज है Q1 है, इससे r डिस्टेंस पे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो सेकंड चार्ज है Q2 है, दोनों एक दूसरे के रेंज में है। तो आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ कि Q2 पे मैं फोकस करूँ, ठीक है, मैं Q2 पे यहाँ पे बेस मान के चल रहा हूँ, उसको फोकस कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा जो Q2 इस पर कौन फोर्स लगाएगा। तो आपको पता है कि Q1 फोर्स लगाएगा, किस पे लगाएगा, Q2 पे। तो याद रखिएगा कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका अगर इनके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। अगर दोनों हमारे पॉजिटिव वाले हैं तो याद रखिएगा दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों यहाँ पे अपोजिट नेचर वाले, सॉरी यहाँ पे दोनों निगेटिव वाले, तब भी यहाँ पे रिपेल करेंगे। अगर इनमें से एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए चार्जेस के बारे में, जिससे कि आप ये मालूम कर सकेंगे हाँ हमारा जो भी होगा डायरेक्शन किधर होगी। तो आइए यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि दोनों जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव नेचर वाले हैं, यानी कि सिमिलर यहाँ पे नेचर के हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारा Q2 है, इस पे Q1 क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, ये देखिए इस तरफ कितना लगेगा। तो आपको यहाँ पे करना है कि F
F2 यानी कि फोर्स ऑन 2 लेकिन ड्यू टू 1, ऐसे यहाँ पे आपको यूज करना है कि Q2 पे फोर्स लगेगा F21 वेक्टर मींस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो अगर मैं बात करूँ F21 हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि फोर्स हमारा जो होगा वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड अभी मैंने सिखाया आपको कि फॉर एयर, अगर मैं एयर की बात करूँ तो हमने, या एयर की बात नहीं भी करूँगा तो के कॉन्स्टेंट आपको लेके चलना है, और यहाँ पे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इतना तो मैंने अभी आपको सिखाया कि ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन आपको भी और ऐड करनी, तो डायरेक्शन कैसे करेंगे, आपको 1 से चल के 2 पे जाएंगे तब जा करके फोर्स लगेगा, तो आपको डायरेक्शन के लिए यहाँ पे R12 करके कैप लगा देना है, ये देखिए। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ Q2 पे जो चार्ज लगेगा वो F21 लगेगा, लेकिन यहाँ पे Q2 तक जाएंगे कैसे, तो 1 से हम 2 के पास जा रहे हैं, यानी कि R12 हमको मिलेगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आप मान सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि Q1 पे कितना फोर्स लगेगा, देखिए तो Q1 पे अगर मैं देखूं तो Q2 फोर्स लगाएगा, तो इसको अगर सेम नेचर का तो रिपेल करेगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से देखिए मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा दोनों का सेम, के हमारा कांस्टेंट रहेगा, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, जो डिस्टेंस है वहाँ पे r का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अब Q1 तक आप पहुँचेंगे कैसे, तो आपको Q2 से चल के Q1 पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे R21, 2 से हम चल के 1 पे गए तब जाके उस पर फोर्स लगेगा, और कैप लगा दीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। तो दोनों देखिए इक्वेशन आपको देखेंगे मैग्नीट्यूड में तो सेम है, देखिए ये इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में सेम है, बस क्या डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप कह सकते हैं कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि F21 हमारा जो वेक्टर होगा वो इक्वल होगा यहाँ पे किसके, माइनस के F12, दोनों यहाँ पे बराबर है लेकिन अपोजिट नेचर में है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस किया। या कह सकते हैं कि अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दूँ, तो ऐड करने का मतलब है कि F21 हमारा जो होगा प्लस यहाँ पे अगर हम करते हैं तो F12 ये हमारा क्या होगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि पूरा कूलॉम्स लॉ आपको वेक्टर के फॉर्म में भी समझना है, स्केलर के फॉर्म में ऑलरेडी मैंने मैग्नीट्यूड सिखा दिया, वेक्टर में सिर्फ क्या करना है, बस ये देखना है कि उस पर्टिकुलर चार्ज पे हमारा कितना फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, और किस तरफ लगेगा। तो अगर केवल 2 सिंगल चार्ज होते तो याद रखिएगा दोनों चार्जेस को जो लाइन हम मिलाते हैं, यानी कि जो लाइन हम ज्वाइन करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग यानी इसी के अनुदिशी मिलेगा, या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल करेगा, इसी लाइन में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज मोर देन 2 होंगे, वहाँ पे आपको क्या करना होगा, 2-2 करके ग्रुप बनाने होंगे, उसके बाद आपको उनका रिजल्ट निकालना होता है। तो इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब आइए इसको हम एक क्वेश्चन से यहाँ पे समझते हैं, ताकि ये क्वेश्चन करने से आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कि हाँ कैसे यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। अब आइए यहाँ पे अगर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो आइए पढ़ते हैं यहाँ पे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्या दी गई है, कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि +9e and plus E, two point charges kept 8 मीटर अपार्ट। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पहला चार्ज यहाँ पे है और सेकंड चार्ज यहाँ पे है, और जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच का जो गैप है वो कह रहा है कि 8 मीटर हमारे गैप दिया है, और यहाँ पे +9e का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा +e का चार्ज रखा हुआ है। ओके, अब कह रहा है इसके बाद वेयर ए थर्ड चार्ज Q शुड बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब आपको क्या करना है, तीसरा चार्ज हमको Q कहाँ रखना है ताकि वो बैलेंस रहे, ठीक है, सो दैट Q शुड बी इन इक्विलिब्रियम। अब आपको क्या करना है, इसी लाइन में कहीं भी चार्ज आपको रखिए जिससे वो बैलेंस में हो सके या रहना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे कैसे करेंगे ये आपको यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि यहाँ पे इसको रखने के लिए मान लेते हैं हम कहीं पे भी इस लाइन में, सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस पॉइंट पे। अब मुझे ये नहीं पता ये कहाँ पे रखा, तो ये मान लेते हैं कि किसी भी चार्ट से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए, सपोज मैंने 9e वाले से इसकी डिस्टेंस x मान लिया। अगर ये x पे रखा हुआ है तो कन्फर्म है कि फिर +e वाले से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 - x हमारा हो जाएगा मीटर में, ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ तक आपने यहाँ पे देख लिया कि हाँ अगर यहाँ पे मान के चलते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको देखना है कि हमको अब इसके बाद, क्योंकि बैलेंस में, तो देखिए यहाँ पे Q पे 2 चार्जेस फोर्स लगाएंगे, कौन कौन, एक तो 9e वाला इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों पॉजिटिव नेचर के, तो पक्का है कि 9e वाला इसको रिपेल करेगा, यानी कि फॉरवर्ड भेजेगा। उसी तरीके से अगर मैं +e वाले की बात करूंगा तो +e वाला भी पॉजिटिव, तो इस Q को ये बैक साइड में भेजेगा। तो आपको क्या काम करना है, यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जहाँ पे इस Q पर दोनों का इफेक्ट 0 हो जाए।
तो अब मैंने क्या माना कि 9e से इसकी जो डिस्टेंस है वो x है। तो अब ये आपको ध्यान से समझना है कि अगर मैं फर्स्ट बात करूंगा F1 की, तो आपको k तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे k कांस्टेंट कर दीजिए, कोई मीडियम नहीं कह रहा, तो एयर मान के चलना है इनके बीच में। और आपके दोनों चार्जेस कौन कौन से, देखिए एक तो 9e का है, दूसरा ऑलरेडी q हमको दिया हुआ है और डिस्टेंस हमने x माना है, तो x का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ फोर्स बिटवीन q एंड प्लस e, तो यहाँ पे इसको F2 मान लेते हैं। तो F2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे फिर से k यहाँ पे लिखेंगे, एक चार्ज हमारा e है, दूसरा हमारा q है, और डिस्टेंस हमारी कितनी है, देखिए 8 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 8 माइनस एक्स का स्क्वायर कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्योंकि वो बैलेंस में कहना चाह रहा है, बैलेंस में है यानी कि दोनों फोर्सेस क्या होंगे, हमारे बराबर और अपोजिट होने चाहिए, यानी कि दोनों को हमें इक्वल कर देना है। अगर हमको दोनों को यहाँ पे इक्वल करना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा जो k है 9e इंटू में हमारा q है और अपॉन में x का स्क्वायर है, और इस साइड में हम देख रहे हैं कि q है, पहला चार्ज e था, दूसरा हमारा q अगेन, और हम किससे डिवाइड करेंगे, देखिए 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे k से k हमारा कैंसिल आउट होगा, e से e कैंसिल आउट होगा, q से q कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी 9 ऊपर रहेगा, 9 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 1 अपॉन 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों तरफ। अगर आपको स्क्वायर रूट यहाँ पे ले लेना है दोनों तरफ आपको, तो आपको पता है स्क्वायर रूट लेने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा बचेगा 3 अपॉन एक्स, और अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या बचेगा, देखिए 1 अपॉन 8 माइनस एक्स बचेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 अपॉन 8 माइनस एक्स। अब आपको एक बार पॉजिटिव साइन लेके चलना है, एक बार निगेटिव साइन लेके चलना। अगर आपने पॉजिटिव यहाँ पे साइन चूज किया, तो पॉजिटिव साइन चूज करने से आप देखेंगे कि हमको यहाँ पे मिलेगा कि 3/x इज इक्वल टू में 1 अपॉन 8 माइनस एक्स, और यहाँ से हम अगर x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 6 मीटर हमको मिलेगा, यानी कि आपको 9e वाले 6 मीटर के डिस्टेंस पे रखने पे हमारे q पे जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, मैं निगेटिव यहाँ पे साइन रखता हूँ, देखिए तो अगर निगेटिव यहाँ पे साइन आपको रखना है तो आपको मिलेगा कि 3/x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 8 माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आएगा 12 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 12 मीटर हमारा क्या है कि विल नॉट बी इक्विलिब्रियम, यानी क्योंकि अगर आपको x से आप 12 मीटर पे रखेंगे यानी कि वो हमारा e वाले से बाहर आ जाएगा, तो वो भी हमारा बैलेंस नहीं रह पाएगा। यानी ये आपको ध्यान देना है कि निगेटिव साइन नहीं लेना है, आपको उनके बीच में ही रखना है। तो आपको क्या करना है, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 मीटर। तो आपको ये कहना है कि चार्ज q शुड बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम द प्लस 9e चार्ज। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन है बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ाना है, आपको मोर देन 2 चार्ज यानी 3 चार्जेस 4 चार्जेस का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा यहाँ पे समझने को, कि कैसे हम उसका जो फोर्स होता है वो कैलकुलेट करते हैं मोर देन 2 चार्जेस का। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया, कूलॉम्स लॉ उसके बारे में मैंने आपको समझाया, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से बाकी और अच्छे अच्छे वीडियो लेने के लिए और इसको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए हमसे जुड़े रहें। तो इसी तरीके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्पण के एक और वीडियो के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत